बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक बहुत ही अहम ख़बर के बारे में बात करेंगे और वो ख़बर है पोलियो के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 1988 में दुनिया भर में पोलियो के ख़ात्मे के लिए एक मिशन शुरू किया गया और दुनिया भर में आज अगर देखा जाए तो पोलियो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज भी पोलियो मौजूद है, और वो 2 मुल्क कौन से हैं? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। 2005 में हम पोलियो को ख़त्म करने के बहुत करीब पहुंच गए थे जब सिर्फ 28 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे, और उसके बाद हर साल केसेस और कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हुए और 2012 में एक दफ़ा फिर से हम बहुत करीब पहुंच गए जब केसेस कम होना शुरू हुए, वो थे 223 केसेस। मगर उसके बाद से फिर से केसेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट होना शुरू हुए और आज हमारे लिए ये एक बहुत ही एक ज़रूरी काम है, एक बहुत ही बड़ा टारगेट है कि इसको हमने अचीव करना है और पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म करना है। और आज से एक पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो रहा है जिसमें 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को, 3 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज रहे और वो पोलियो से महफूज रहें। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट है, चल के वो देखते हैं और फिर इस हवाले से मज़ीद। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अभी बात करते हैं डॉक्टर सदफ़ अकबर साहिबा से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है जब पूरी दुनिया में पोलियो का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है? सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ममालिक है, तो पाकिस्तान में ऐसी वो कौन सी रुकावट है जो पोलियो ख़त्म नहीं होने दे रही? देखिए, पाकिस्तान में पोलियो खत्म ना होने की एक वजह तो ये कि हमारी जो एक एनवायरनमेंट है कि हमारे पानी में और माहौल में पोलियो को वायरस अभी तक जो है एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, जिसकी वजह से जो है हमारे तमाम बच्चों की जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो उनका इम्यून सिस्टम है, वो अभी तक इस मोहलिक वायरस के खिलाफ पूरी तरह से बेहतर नहीं है। अच्छा। कि अभी तक उनका इम्यून सिस्टम इससे अभी तक जो है उसके अगेंस्ट फाइट करने के अभी तक जो है कंप्लीटली वो नहीं है। और फिर इसके अलावा ये कि पोलियो का वायरस जो है उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान में, हमारे इलाकों में फैलता रहेगा जब तक हम लोग इसको हर जगह से इसका मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते हैं। क्योंकि देखिए, पोलियो का वायरस जो है वो बेसिकली फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है कि अगर हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर में, कंटेमिनेटेड हमारे पानी में जो है अगर वो वायरस मौजूद होगा तो वो दूसरे बच्चों को बासानी मुतासिर जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब किस उम्र के बच्चों को, या मतलब किस को खास तौर पे पोलियो से खतरा है, मतलब किसको पोलियो हो सकता है? देखिए, पोलियो का जो मर्ज है वो उम्र के किसी भी फर्द, यानी कि किसी भी उम्र के फर्द को हो सकता है, लेकिन अच्छा। ये जो हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है। और एक चीज और मैं बताऊं कि आजकल जो हमारे पास कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, उसमें भी जो है हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को जो है वैक्सीनेशन के कोर्सेज कंप्लीट नहीं करवाए, तो उन बच्चों को भी आजकल के जो है सिनेरियो के हिसाब से जो है ज्यादा खतरात लाहक है कि वो उनको अभी तक पोलियो की जो है यानी कि एक बार भी जो है उससे वैक्सीनेटेड नहीं हुए, सही है। तो वो तो उनके लिए जो है ज्यादा खतरात हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिन मतलब किसी किस्म की बीमारी नहीं है, बड़े सेहतमंद बच्चे हैं, क्या उनको भी उतना ही खतरा है? उनकी कुव्वत मुदाफ़त भी कम हो सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये तमाम बच्चों को जो है जिस तरीके से तमाम बीमारियों की अलग अलग वैक्सीनेशन होती है, इसी तरह से पोलियो की वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा लाजमी होती है, ताकि हमें तमाम बच्चों की जो है वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक ये वायरस जो है ना ताकि अगर वो वायरस किसी भी इलाके में फैल रहा है तो उसमें जितने भी बच्चे मौजूद हैं तो वो उससे महफूज रहे। क्योंकि जब ये वायरस किसी एक
इलाके में, किसी एक एरिया में जब अपनी जगह बना लेता है, उससे वहाँ के पानी में या फिर एनवायरनमेंट में जो है उसकी मौजूदगी हो जाती है, तो उस इलाके के जो है तमाम बच्चे उससे जो है इफेक्ट। ठीक है, अच्छा मुझे शॉर्टली एक चीज का जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या वाकई ये पोलियो वैक्सीन जो है ये इंसानी सेहत के लिए किसी एंड पे जाके नुकसानदेह भी है? देखिए नहीं, जो है इसमें जो है ये तो एक लाजमी जो है वो है वैक्सीन है कि जो हमें हमारे बच्चों को लाजमी तौर पर करवानी चाहिए। अच्छा, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है? नहीं, इससे किसी भी किस्म का जो यानी इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा, आपने वक्त दिया हमें। और दोस्तों, की मुहिम का आगाज हो चुका है और हम बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर हम नहीं पिलाएंगे, इसी वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पोलियो के हवाले से देखा जाए तो एक दबे की तरह बन चुका है कि सिर्फ पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो उन्होंने इस बीमारी को ख़त्म कर लिया, सिर्फ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मौजूद है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह इस मुहिम के दौरान हम मुकम्मल तरीके से इस पोलियो को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जिसमें यकीनन आप देखने वालों के लिए फ़ायदा होगा और जो वो हमारे बहन भाई जो नौकरियाँ करना चाहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त हम बात करेंगे एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप के हवाले से। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान कर दिया है और सिर्फ एक ही शोबे में नहीं, बहुत मुख्तलिफ शोबाजात में आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आपको कुछ खाना वगैरह मंगवाना है तब भी ये ऐप जो है आपके लिए हेल्पफुल है, आपको ग्रॉसरी करनी है तब भी हेल्पफुल है, आपको मेडिसिन मंगवानी है, आपके घर पे कोई नहीं है, तब भी ये ऐप जो है आपके लिए हेल्पफुल है। बल्कि इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ भी आपको मंगवाना है, आप इस ऐप के ज़रिए जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ आप तक पहुंच सकती है। और इस ऐप का नाम है चीते और ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जो गुज़श्ता 4 सालों से काम कर रही है और लाखों के करीब कस्टमर्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी ऐप से मुतल्लिक हम बात करेंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि इस पाकिस्तान में मतलब जो तरक्की करती हुई ये जो ऐप है, इससे कितने रोज़गार जो है वो पैदा हुए हैं, कितने बेरोज़गार लोगों को जो है वो नौकरी मिली है और आइंदा क्या प्लान्स हैं और किस तरह आप सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और भी बहुत सारे सवालात के ये ऐप चीते ये किस तरह बाकी अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनसे बेहतर है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स चीते ज़का नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़का साहब? बिल्कुल ठीक फ़हीम, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, चीते क्यों है ये मतलब कौन है चीते इसके पीछे? चीते हमारी जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये एक नाउ कॉमर्स मल्टी वर्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें अभी हम फूड, ग्रॉसरी, फार्मेसी और एरेंट जैसी सर्विसेज कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है। हम लोग अभी करंटली 10 शहरों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और माशाल्लाह से हमने कोई पिछले 1 साल के अंदर मोर देन 10 टाइम्स ग्रो किया है। हमारी अभी करंट फ्लीट जो है वो 5000 राइडर से ज़्यादा है और पाकिस्तान भर में? जी बिल्कुल। अच्छा। और अभी करंटली हम लोगों ने कराची रिसेंटली एक्सपेंड किया है। पंजाब साइड पे हम काफ़ी अच्छा ऑपरेट कर रहे थे, तो आई थिंक अब हमारे सिंध प्रोविंशियल की बारी है कि हम चीते यहाँ पे आए, अपनी सर्विसेज दे और बाकी दूसरी एप्स की तरह पाकिस्तान की मार्केट में कंट्रीब्यूट करे। जो सबसे अच्छी बात है चीते की, वो एक पाकिस्तानी ऐप है और हम लोग पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है जो इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि हमारे पास से एक कंपनी बेसिकली पाकिस्तान से उभरनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करा सके। अच्छा, ये जो ऑर्डरिंग एप्स जो पहले भी आई हैं, मतलब कुछ साल पहले ही मतलब अवाम में मुतारिफ की गई हैं, बिल्कुल, तो इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को,
सहूलत हुई है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं इस हवाले से, और कुछ उसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, चेन्स हैं, बाहर की हैं, कुछ पाकिस्तानी। तो जो फ़र्क होता है बाहर की कंपनी का और एक लोकल कंपनी का, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा कस्टमर केयर का कुछ इशू होता है। आप क्या समझते हैं कि ये लोकल कंपनी जो है, ये जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं, इनको मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएगी या करती है? सो फ़हीम, बेसिकली जो ई कॉमर्स है वो बेस्ड ही सर्विसेज और कन्वीनियंस के ऊपर कर रहा होता है। सो आप टाइम और मनी के अगेंस्ट में एक वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, जो कि कन्वीनियंस के तौर पे कस्टमर यूज़ कर रहा है। तो भले वो बाहर की ऐप हो या यहाँ की हो, अल्टीमेट गोल ये होता है कि कस्टमर को एक ऐसी वैल्यू हम डिलीवर करें जो उसको जाने से उसकी हैसलनेस बचे, वो खुद ट्रैवल करे, दुकान पे जाएगा, लेगा। इसी तरह फूड के हवाले से है। तो बेसिकली ये कंपनीज जो है सर्विस ओरिएंटेड के तौर पे आती हैं, और हमारा प्राइमरी फोकस ही ये होता है कि कस्टमर्स को जो बेस्ट सर्विसेज हैं हम वो प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। तो इसमें अभी कराची में आप लोग जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ जो है ना काम शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने कर दिया हुआ है। हम लोगों ने 4 बड़े मेन एरियाज़ में हम करंटली अभी ऑपरेट भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम कराची के अंदर एक्सपेंड भी करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना टीवी कमर्शियल रन किया था, जिसमें हम नेशन वाइड फूड पे 40% ऑफ़र कर रहे हैं, और ग्रॉसरी और फार्मेसी पे 15% डिस्काउंट हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। नहीं, एक मिनट, ये जो ग्रॉसरी जो अपने मोहल्ले की दुकान से हम लेते हैं, वो जो उसकी कीमतें हैं उससे 15% कम पे आप लोग ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। ये क्या जादू की छड़ी है आपके पास? ये मतलब कैसे एक इदारा जो है मतलब एक ऑनलाइन जो सोर्स है वो किस तरह डिस्काउंट दिलवा सकता है? सो नॉर्मली आपने चीते की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो iOS और एंड्रॉयड पे मौजूद है। ये अभी जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। सो वो जाएंगे, चीते की एप्लीकेशन खोलेंगे, उसमें 4 मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं, जिसके अंदर फूड है, ग्रॉसरी है, फार्मेसी है, एरेंड है। आपने कोई भी टैब से अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी ठीक है। आपने वेंडर सेलेक्ट करना है, आपने नॉर्मल अपने आइटम्स बास्केट में डालने हैं, और चेकआउट करने से पहले आपने वहाँ पे हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना है चीते के नेम से, और आपको उस पर 40% फूड पे और 15% ग्रॉसरी और फार्मेसी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। और ये पेमेंट वगैरह जो होती है वो आपको ऑन कैश होती है या ऑनलाइन भी? सो हमारे पास अभी जो है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट भी मौजूद है, जिसमें हमारे पास आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। प्लस साथ में कस्टमर कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने जैज़ कैश, इजी पैसा, सिम इनके साथ भी इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि कस्टमर को जो भी इजी पेमेंट मेथड लगे वो यूज़ करे और सर्विसेज को अवेल करे। ठीक हो गया। तो ये है CHEETAY। बिल्कुल। ये ओके दोस्तों, तो आप भी ज़रा इस ऐप को डाउनलोड करें, और वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आप कॉल करके ज़रा आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं, और हम भी आप लोगों की सहूलत के लिए इनसे सवालात करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप के हवाले से, और इस ऐप का नाम है चीते। बहुत से लोग जो हैं इस नाम से वाकिफ़ भी हैं, और ये एक ऐसी ऐप है कि जो हमारे लिए मददगार साबित होती है। अगर हमें कुछ भी मंगवाना है, सामान मंगवाना है, वो सामान खाना भी हो सकता है, वो ग्रॉसरी भी हो सकती है, वो एमरजेंसी की सूरत हाल में वो दवाई भी हो सकती है, और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आपको इस ऐप के ज़रिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ज़का नईम मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ लॉजिस्टिक्स हैं चीते के। आपने मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बताया कि जहाँ जहाँ ये एप्लीकेशन जो है वो कस्टमर्स के लिए मददगार है। अब मुझे ये बताइए कि जो देखने वाले हैं उनके लिए नौकरियों के हवाले से किस हद तक मददगार है, जॉब्स किस तरह जो है, कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहा है ये इदारा, और किस तरह लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या जॉब्स हैं? अच्छा, चीते के अंदर करंटली अभी हमारे पास 5,000 से ज़्यादा राइडर्स काम कर रहे हैं, और जो कि माहाना 30 से 40 हज़ार रुपये ईज़िली बनाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और हमारा एम ये है कि हम साल के आखिर तक 10,000 प्लस राइडर्स पे चले जाएंगे, और
2 साल के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का अज़म रखते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ में है, कॉलेज लाइफ के अंदर है और अपनी साइड अर्निंग करना चाहते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से आते हैं, प्राइवेट ऑफिस से आते हैं और वो बड़ा रिस्पेक्टफुली आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, मंथ वीकली उनको पेमेंट की जाती है और वो सुकून से हर महीने में 30 से 40 हज़ार एडिशनल इनकम बनाते हैं। तो ये टोटल पार्ट टाइम जॉब है? सो ये आपके ऊपर है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से सुबह 10 से लेकर रात 2 बजे के दरमियान जिस भी टाइम पे काम करना चाहते हैं, अपनी सहूलत से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस एप्लीकेशन के जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह 10 से रात 2 बजे तक है? बिल्कुल है। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब इसमें 30,000 के करीब जो आप बता रहे हैं कि कम से कम जो इतने पैसे कमा रहे हैं, जितने भी लोग इसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस इदारे के साथ जॉब कर रहे हैं, राइडर्स हैं, उनके पास सिर्फ बाइक होना लाजमी है? सो उनके पास बाइक और एक स्मार्टफोन और लाइसेंस ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा। क्योंकि वो हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है और वो बड़ा ज़रूरी भी है जी, कि जी, जी, जी। आप वेरीफाइड हो। सिर्फ ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास। आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, riders.cheetah.pk की एक वेबसाइट है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, अप्लाई करे और इजीली हमारे हब विज़िट कर सकता है ऑफिसेस। वहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कस्टमर हैंडलिंग के तरीके बताए जाते हैं, वेंडर के साथ किस तरह उन्होंने गुफ्तगू करनी है, किस तरह उन्होंने चीज़ों को पिक करना है, फूड हो या ग्रॉसरी हो, उनकी हैंडलिंग बताई जाती है। सो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जो है उनको हम लोग काम करने की इजाज़त देते हैं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं जी कि आप अगले साल तक जो है 50,000 नौकरियां जो है वो क्रिएट करें इंशाल्लाह और ताला, ये बिल्कुल। एक बहुत अच्छा काम है। और सबसे खुशाइंद बात यही होती है कि मतलब जब पाकिस्तान में काम हो रहा होता है तो पाकिस्तानी लोग ही उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, वो वेंडर्स जो आपने अभी जिक्र किया था कि जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कि फ़र्ज़ करें अगर मुझे एक दूध का डिब्बा मंगवाना है तो उसके लिए मैंने वो एप्लीकेशन खोली और मेरे पास लिस्ट आ गई कि ये आपकी सराउंडिंग में ये इलाके हैं, आप यहाँ से दूध का डिब्बा मंगवा सकते जी। हैं। ठीक, तो मैंने उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किया। उसी एरिया में कोई 4 या 6 लोग और भी हैं जो ऐसी दुकानें, ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे दूध का डिब्बा मौजूद है। तो वो स्टोर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? मतलब उन्हें क्या करना है जो बिजनेस हैं? बड़ा आसान तरीका है। तो हम लोग जो है प्रमोट करते हैं बिजनेस मैन और एंटरप्रेन्योर्स को भी। इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोगों का एक ईमेल एड्रेस है restaurants@cheetah.pk और हमारी लोकल टीम भी होती है जो हर एरिया वाइज जाके इन वेंडर्स को अप्रोच कर रही होती है। सो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ईमेल करनी है कि हमें एज अ फूड वेंडर रजिस्टर होना है या फार्मेसी का या ग्रॉसरी का। हमारी लोकल टीम उनको खुद अप्रोच करेगी और विद इन अ वीक वो हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाएंगे और उसके बाद वो अपनी एडिशनल एक रेवेन्यू इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, ये बताइए कि वो लोग जो अपने घर से काम कर रहे हैं, जिनका कोई उस तरह बिजनेस नहीं है, कोई स्टोर्स नहीं है, शोरूम्स नहीं है, मेडिकल स्टोर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, अपने घर से काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी चीते की मतलब जो सहूलत है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? एग्जैक्टली। सो होम ईटरीज का एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में अभी बड़ा इमर्ज हो रहा है और उसके अंदर अगर ख़वातीन हैं वो कोई अच्छा प्रोडक्ट बना लेती हैं घर के अंदर। मसलन क्या हो सकती है प्रोडक्ट? सो कोफ्ते, मिसाल के तौर पे खाने की अगर मैं बात करता हूँ, कोफ्ते आपके मुझे बिल्कुल वो कोफ्ते बना सकते हैं या कोई और भी बहुत स्पेशलाइज्ड फूड्स बना सकती हैं या डाइट प्लान्स के हवाले से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो अगर वो ऑफ़र कर सकती हैं तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकते हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब भी है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी है और अभी भी हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त देख रहे हैं जो लोग, अगर उनमें से कोई भी खातून जो है वो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं या बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े सी लेती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो घर से वो कर सकती हैं और वो आप लोगों को कांटेक्ट करके वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे अपने आप को कि ये फलानी चीज़ जो है ये भी आप खरीद सकते हैं चीते के जरिए। तो एक राइडर आएगा, आके वो प्रोडक्ट लेगा और चला जाएगा, हफ्ते बाद उनको पेमेंट हो जाएगी जिस तरह बाकी सब पूरे सिस्टम में हो रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। ओके, ज़बरदस्त।
चलें, ये एक दफ़ा फिर से मैं पूछूंगा आपसे कि तरीकाकार क्या है आप लोगों के साथ जुड़ने का और मिल के काम करने का। वो घर बैठे लोग जो हैं वो किस तरह काम कर सकेंगे, ज़रा इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप के हवाले से। हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की हैं ज़का नईम साहब से, जो कि हेड ऑफ़ लॉजिस्टिक्स हैं चीते ऐप के। और चीते ऐप के हवाले से जो बात हो रही थी, तो वक्फे से पहले अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जो हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं वो भी एक तो ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है वो नौकरियाँ जो है वो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और इसके साथ साथ वो ख़ुद भी अगर कोई काम या कोई हुनर जानते हैं तो उस हवाले से चीते की सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हुए एक घर बैठे कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो उस कारोबार का तरीकाकार क्या है? अगर कोई खाने से मुतल्लिक है तो वो खाने की क्वालिटी, सफाई वगैरह का जो मेयार है वो कैसे देखा जाएगा, कौन अप्रूव करेगा, किस तरह सारा राब्ता होगा, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सो वेंडर एंड के ऊपर अभी हमने पंजाब के अंदर, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है और प्रोविंशियल, हर प्रोविंस के अंदर फूड अथॉरिटीज़ होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। प्लस हमारे साइड से भी उनके साथ एक कोलैबोरेशन चल रहा होता है, जहाँ पे जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो अब तो खैर कोविड के बाद वो ख़ास तौर पे इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो लो टीयर के वेंडर्स थे उनके अंदर भी ये अवेयरनेस जनरेट हुई है। सो एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वेंडर्स को ये सारी चेक्स और ये सारी चीज़ें बताई जाए कि आपने कस्टमर्स को किस तरीके से सर्व करना है। उनके लिए सिर्फ अभी मैटर करता है कि वो बेसिकली सेल्स करें, लेकिन साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। और बीइंग अ पाकिस्तानी एप्लीकेशन, हम इस चीज़ को, अपनी कस्टमर्स की साइकी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो किन चीज़ों को वैल्यू करता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेंडर के एंड पे हम लोग उनको एजुकेट भी करते हैं साथ साथ, प्लस उनके अपने चेक्स, हमारा राइडर जब फूड पिक करने जा रहा होता है तो वो ये सारी चीज़ें देखता है कि वो प्रॉपर पैकिंग हुई हुई है उसकी, उसको शॉपर में दिया गया है, उसके साथ उसने ग्लव्स पहना हुआ है, स्पेशली कोविड में मास्क यूज़ कर रहा है, तो वो अपना भी उसने ख्याल रखना होता है और सामने वेंडर का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के कितने अमकानात हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई चीज़ मंगवाई है, मैंने ऑर्डर किया है और वो मुझ तक नहीं पहुंची है, या मैंने तो पैसे भी पे कर दिए हैं और वो अभी तक जो भी ऑर्डर किया है वो नहीं आया है, या फिर ऐसा कि कोई चीज़ अगर मंगवाई है तो वो उसका डैमेज हो गई है वो चीज़ वो पहुँचते, क्या इस चीज़ के भी चांसेस हैं? बिल्कुल होते हैं। 1-2% बिजनेस के अंदर ऐसे रोज़ाना की बेसिस पे कस्टमर्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, और वो कस्टमर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा करीब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हमें बिज़नेस की वो इंसाइट्स देते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जिससे हम रोज़मर्रा की बेसिस के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसको राइडर जा रहा है, बीच में खाना डैमेज हो गया है या कोई ग्रॉसरी का प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया है, तो वो हमारी चैट सर्विसेज यूज़ कर सकता है, वहाँ पर आएगा, हमें अपना इशू बताएगा और हम लोग दोबारा उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ठीक है, ऐसे यानी कि नुकसान कस्टमर को नहीं होगा, वो आप वो अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए ज़का नईम साहब। प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ पहुंच गया है। दोस्तों आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके देखिएगा, यकीनन आपके लिए मददगार साबित होगी। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची सिंध के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और ये एक बहुत ही अहम मौजू है। अखबार की जो है सबसे बड़ी सुर्खी भी है कि एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। वक्फा थोड़ा सा तवील हो गया जिसमें आपको ताज़ा तरीन ख़बरें हमने दिखानी थी और कमर्शियल ब्रेक। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कमर्शियल ब्रेक्स में इतने ज़्यादा बोर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कमर्शियल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊं तो मुझे यूफोन के कमर्शियल्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही एक अच्छा काम है। ये जितने भी इस तरह के गुमनाम हीरोज़ होते हैं ये सोसाइटी में बड़ा एक मस्बत किस्म का किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ कमर्शियल्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें मैं खुद होता हूँ। खैर, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अच्छा जी, हम आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सिंध हुकूमत के हवाले से और वफाकी हुकूमत के हवाले से, और मतलब जो हमारी जो शहर की जो हुकूमत है, सिटी गवर्नमेंट, इस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हमने हाल ही में एक ख़बर सुनी
कि वफाक और सिंध हुकूमत ने हाथ मिला लिया और अब सब एक पेज पे हैं। तो इससे बड़ी एक उम्मीद की किरण पैदा हुई और हमें ऐसा लगा कि चीज़ें जो हैं वो अचानक से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी और जो आवाम के और मतलब इस सूबा सिंध के लिए और कराची शहर के लिए जो है वो बड़ी सूदमंद साबित हो सकती हैं। एक कमेटी के बारे में हमने सुना जिसमें 6 वज़रा की एक टीम तश्कील दी गई और उसमें जैसे सैयद मुराद अली शाह साहब उसे हेड करेंगे और जिसका मकसद मुकम्मल तौर पे सूबा सिंध और ख़ुसूसी तौर पे कराची के मसाइल को हल करने से हवाले से होगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, मगर साथ ही हमने एक खबर सुनी कि इस कमेटी के हवाले से जो नासिर अली शाह साहब ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी, मगर यस हम मिल के काम करने के लिए तैयार। आज चेक करते हैं कि कितनी सदाकत है इसमें और क्या प्लान है और क्या ये सारे मामलात हैं। मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ स्टूडियो में आज जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से बात करने वाले हैं, हमारे साथ सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊँगा, एक समाजी कारकुन है और मतलब वकील हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और तजियाकार हैं, जनाब राना आसिफ हबीब साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह का करम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मेरे साथ एक जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नौजवान एनालिस्ट हैं और हम देखेंगे कि यूथ जो है वो इस सारी चीज़ को कैसे देखती है। हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा लेना है हमें, छोटा सा वक्फा, ठीक है, और छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी सरदार नज़ाकत साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सरदार साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भजन। थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग, जरा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक से वापस आके और फिर जो है आज के इस अहम टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कराची के मसाइल के हल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि वफाक और सिंध ने इत्तफ़ाक़ किया है इस बात पे कि हम एक पेज पे आके कराची के और सिंध के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी है क्योंकि किसी भी मसले के हवाले से बात करें तो शहर जो मेयर कराची हैं वो सुबह सिंध की हुकूमत, सिंध हुकूमत पे डाल देते हैं, सिंध हुकूमत से जब सवाल किया जाता है वो वफाक पे डाल देते हैं, वफाक वाले फिर घुमा के, तो एक गोल चक्कर में हम लोग जो है ना वो रह रहे थे। अभी इस वक्त एक होप नज़र आई है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा मौजूद हैं, राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं सरदार साहब से बात करके पहले प्रोग्राम को बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। सरदार साहब मुझे ये बताइए कि कल तक ये बात हो रही थी कि पार्टी तश्कील दे दी गई है, उसमें असद उमर साहब हैं, अली जैदी हैं और उधर से मुराद अली शाह साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं। तो ये कोई 5-6 लोग जो हैं मिल के कराची के मसाइल के हल के लिए जो है वो एक पेज पे आ गए। मगर कल ही इस बात की तरदीद भी हो गई कि नहीं, ऐसी कोई कमेटी अभी तक तश्कील नहीं दी गई है। तो इस हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके? देखें फ़हीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इनफैक्ट कमेटी कोई नहीं बनी, मीटिंग जरूर हुई है और अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सब ने मिल के काम करने का एक ऐद किया है कि कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से सब लोग मिल के काम करेंगे। इसमें पीटीआई के हमारे दोस्त भी थे, फेडरल मिनिस्टर भी थे, एनडीएमए के चेयरमैन भी थे, वसीम अख्तर साहब भी थे, हमारे सूबाई जो मिनिस्टर हैं वो भी थे। ये सारे लोग थे। हम चाह रहे हैं कि सारे मिल के कराची के हवाले से काम करें। इसमें कोई ऐसी कैसा इशू क्रिएट नहीं हुआ और सब ने यही कहा कि मिल के काम करेंगे। जहाँ तक कमेटी की बात हुई है, कमेटी कोई बनी नहीं है। अगर बनेगी कमेटी तो वो भी ज़ाहिर इन फ्यूचर जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी सीबीएम होंगे इन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट,
वो फिर इंशाल्लाह मीडिया को बता दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन अच्छी डेवलपमेंट्स ये है कि सबने मिलके काम करने का एक इरादा किया है, एक ऐद किया है। मैं समझ रहा हूँ कि ये कराची के वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए गुड साइन है। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें मेयर कराची भी शामिल होंगे? कराची की बात हो रही है, कराची के मसाइल की बात हो रही है, तो देखें मेयर कराची का तो 28 तारीख को उनका आखिरी दिन है, वो ज़ाहिर 28 तारीख के बाद वो घर चले जाएंगे। अच्छा, घर चले जाएंगे, ठीक है। मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो एमक्यूएम के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर अमीन उल हक साहब, वो मीटिंग में मौजूद थे और वो भी एमक्यूएम को के दोस्तों को भी ऑन बोर्ड किया गया। और कराची में जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर है, सूबाई असेंबली के अंदर है या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं भी हैं, जैसे बहुत सारी कराची की पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के सिंध असेंबली में और कौमी असेंबली में नहीं भी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सारे लोग मिलके काम करें। ये पाकिस्तान, ये कराची है, ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, तो इसके लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, यही हल है। मगर मुझे ये बताएं कि ये 2 साल बाद क्यों ख्याल आया मतलब ये तो डे फर्स्ट से सबको मिलकर ही काम करना था, जब सबकी हुकूमत यहाँ पे। देखिए इसमें इनिशिएटिव तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत होती है, उसको लेना होता है। अच्छा। मैं फहीम आपके प्रोग्राम में कोई कंट्रोवर्शियल बात करके जो हमारे अच्छे रवाबित हुए, अच्छे सीपीएम हुए, उसको खराब नहीं करना चाह रहा। लेकिन आपको याद होगा कि पहली स्पीच के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा कि कोई भी अपोजिशन की जमात कौमी असेंबली में इलेक्शन के बाद नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सबको असेंबली के अंदर लेके गए। और आज भी हमारा स्टांस यही है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। जब किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी एक जमात का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने तफसील से हमें बताया कि ये क्या मामला है। उफक साहिबा, वफाक ने इतनी देर कर दी, 2 साल लगा दिए सबको इकट्ठा करने में, या कोई ये वफाक के अलावा कोई और ताकत है? देखिए, वफाक का रोल अहम है इसमें, लेकिन इस चीज़ में जो रुकावट आ रही थी वो आ रही थी 18वीं तरमीम की। ठीक है। 2 साल तक ये बहस चलती रही कि नहीं हम संभाले नहीं आप। अब जाके ये बड़ी एक तो खुशाइन बात है कि एट लास्ट एक इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन अब हमें देखना ये कि इस पे अमल वाकई होता है या नहीं होता। हाँ। लेकिन अब तक जो कि मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये चीज़ है कि 90 दिन का 90 डेज़ का इनको मार्जिन दिया गया है कि आप चीज़ों को बेहतर बनाइए, क्योंकि कराची जैसे नज़ाकत साहब ने कहा कि हब है और इकनॉमिकली, और उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। तो अगर ये 3 पार्टीज़ मिलके 90 डेज़ के अंदर करती हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली कराची के लिए ही नहीं हुआ होगा तो जाएगा। कुछ और भी बैकअप तैयार है। नहीं हुआ जाएगा तो हम जो सुन रहे थे कि फेडरल वाला मामला और जो वफाक संभालेगा, जी, 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 जी। तो उसकी तरफ चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि वही जो एक आजकल हम बात यही सुन रहे हैं कि बल्दियाती जो है वो तो ख़त्म होने वाली है। मेयर साहब वो होने वाले टर्मिनेट, जो भी उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही, रिटायर हो रहे हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, ज़रा कराची के मसाइल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि आखिर मसाइल हैं क्या, और सोशल सेक्टर पे मतलब किस तरह ये मसाइल हल हो सकते हैं, हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम कराची के मसाइल के हवाले से बनने वाली एक पार्टी की ख़बर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, और हमारे साथ मौजूद राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब, आप एक समाजी कारकुन हैं, आप वकील हैं और आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप बहुत सारे पहलुओं को आप समझते हैं। बच्चों के लिए आप एक रफ़ाही इदारा जो है एक अरसे से उस पर काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि शहर कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो आपको लगता है कि जिस पे अभी ये सारी हुकूमतें एक पेज पे जब आई हैं तो ये हल हो जाएंगे, जहां आपको उम्मीद नज़र आती है, वो क्या क्या है? हाँ फिर भी कराची एक देखिए 100 मुल्कों से बड़ा शहर है, और अगर आप न्यूजीलैंड की आबादी देखें तो नाज़ामाबाद जितनी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना, 3 करोड़ की आबादी जो है, जिसको सेंसस में लिखा है कि 1 करोड़ 60 लाख, तो वो एक अजीब सी बात लगती है।
और इस सिनारियो में अगर देखें सबसे बड़ा कराची का मसला जो है वो लैंड माफिया का मसला है। अच्छा, लैंड माफिया के बाद फिर ड्रग माफिया है, फिर ड्रग माफिया के बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो उसमें फिर आपका वाटर टैंकर माफिया जो है, पानी का जो माफिया है। फिर इसके साथ साथ अगर आप चलें तो कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खा वफाकी, सूबाई या ज़िले सतह की हो, वहाँ करप्शन का बहुत बड़ा माफिया है। कितने माफियाज हैं यहाँ पे? ये सारे माफियाज मिल के कराची को चलाते हैं और इसी की पॉलिटिकल इकोनॉमी को चलाते हैं। अब वो जिन जिन सियासी जमातों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो ना चाहते हुए भी इनको साथ लेने के मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सियासी जमातों को स्टेट फंडिंग नहीं करती। सियासी जमातें जिस तरह अपने फंड रेजिंग करती हैं उसी से करप्शन की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उनको उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, उनके जो लोग पार्टी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी कुछ फ़र्क पड़ेगा? अब देखें, ये पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की जो इदारे फैसला कर लेते हैं तो फिर उस चीज़ पे अमल होता है। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, जब कराची में खून रेजी हो रही थी, मिलिटेंट विंग थे, अगवा बराए तावान हो रहा था, कराची में रोज़ाना किसी न किसी सियासी जमात के 8 से 10 कारकुन जो हैं फौत हो जाते थे, कत्ल हो जाते थे। तो उस टाइम भी एक फ़ैसला किया गया कि कराची ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन आप देख लें 2013 में ऑपरेशन जो किया और वो फिर उसके नताइज कराची में अमन भी आया, चीज़ें भी आई। इससे भी हम पुरुमीद हैं कि अब इन तमाम सियासी जमातों को जिस तरह बिठाया गया है उस तरह ही अगर ये काम करेंगी तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। सही। अच्छा उफ़, आप क्या राय रखती हैं, क्योंकि एक जो अभी तक हमने देखा है 2 सालों में या उससे पहले भी अगर पुरानी तारीख भी देखी जाए तो हमें कुछ सास बहू की लड़ाई ही नज़र आई है सूबाई हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में। इस दफ़ा सारे लोग बैठे इकट्ठे और इन्होंने मतलब कहा कि हम मसाइल को हल करने की तरफ आते हैं, जो खुश आइंद है। आपको लगता है कि ये मतलब पॉजिटिवली चीज़ें चलती जाएंगी और वाकई बेहतरी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे? देखें, अब तक तो हालांकि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, लेकिन अब तक हमें सिर्फ लीडरशिप की तरफ से ट्वीट्स और बयानात ही नज़र आ रहे हैं अब तक। और जहाँ तक वो भी बात हुई कि मिसकम्युनिकेशन हुई कि कमेटी कोई नहीं बनी, लेकिन खुशाइंद है कि इससे उम्मीदें अच्छी हैं, क्योंकि जिस तरफ से ये चीज़ें इनिशिएट हुई हैं वहाँ से हो सकता है कि कुछ अच्छा आउटकम आए। लेकिन इसको आप एक तरह से देखें कि ये मोहलत दी गई है कि आप सही कर दें कराची को। और देखिए, कराची के जो मसाइल हैं ना, अब गटर की सफाई और ये सीवरेज ये नहीं रहे, ये बड़े छोटे मसाइल हो गए। अब कराची का स्ट्रक्चर मसला है, आप KMC को किस तरह मैनेज करें, DMCs को, इस तरह के इदारों को अब इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, इस चीज़ पे काम होना चाहिए। और क्योंकि हमने देखा कि MKM के भी मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, तो उम्मीद है कुछ उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है वो पहले से मुख्तलिफ और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त किस तरह ख़त्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला है और हमें इस हवाले से मज़ीद बातें करनी है। अभी आइंदा प्रोग्राम्स में हम यकीनन इस मौजू पे और बात करेंगे और साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि ये क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है इस सारे इनिशिएट की। थैंक यू सो मच उफ़क साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। राना साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा, जिसका पता है www.facebook.com/newscafe। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।